हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस एग्जाम 2022 के लिए केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम लोग केबीसी नैनो का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी देख करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे आप 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का जो एक अणु होता है उसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, और एक परमाणु का 16 हो जाएगा। तो 2 परमाणु है तो 16 गुना 2 यानी कि 32 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा, एक उत्प्रेरक है। तो देखिए, एक जो उत्प्रेरक है ये क्या है, तो देखिए उत्प्रेरक जो होता है यह रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 13 तक को कवर कर लिया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाने का सोडा एक है, तो खाने का जो सोडा है ये क्या है फ्रेंड्स, बताइए। तो राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है। तो एंगस्ट्रम जो है यह तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है, तो दाब की एसआई यूनिट पास्कल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, पास्कल होता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम जो है ये क्या है, एसेटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है और एक प्रोटीन भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि संवहनी जो वेस्कुलर पौधे हैं उनमें पानी ऊपर किससे जाता है। तो पानी का जो संवहन होता है वो होता है जाइलम टिश्यू के द्वारा, और जो भोज्य पदार्थ है उसका संवहन जो होता है ये फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोटॉन में खाली स्थान दिया गया धनात्मक आवेश होता है। तो याद रखेंगे धनात्मक आवेश होता है कितना, तो ये आपका हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, +1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, अगर द्रव्यमान की बात किया जाए तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। तो ये जो अंग है वह अंग है फ्रेंड्स कौन सा, मस्तिष्क हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की दर्द या स्पर्शनीय रिसेप्टर्स नहीं होता है, इसी कारण जो है दर्द महसूस नहीं होता है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अधिकतम जब पूछेगा तो ये अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह है रक्तहीनता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्णांधता यह एक जेनेटिक रोग है। रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। तपेदिक जो होता है यानी कि टीबी, क्षय रोग जिसको कहा जाता है, ये होता है जीवाणु के कारण से, बैक्टीरिया के कारण से। उसके बाद देखिए कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो प्याज जो है ये सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है, जो कि लेक्रेमाइल ग्रंथि जो है
उसको उत्तेजित कर देता है और इससे आंसू निकलने लगता है, तो ये सल्फेनिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहा जाता है। तो देखिए इस परिघटना को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसको जो है फॉस्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं, तो आपको पता है कि इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता है, निर्वात में ये नहीं चल सकेंगी। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स ये जो मॉर्फिन है, मॉर्फिन जो है इसका उपयोग दर्द निवारक में किया जाता है, यानी कि मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक हो जाएगा, क्योंकि एनाल्जेसिक का इस्तेमाल दर्द निवारक में किया जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल जो है फ्रेंड्स यह जल में घुलनशील होता है, ध्यान रखेंगे, और इसमें एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है। और जर्मन सिल्वर हो जाएगा आपका मिश्र धातु। तो अब आप देख लीजिएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो इसकी तुलना जो है फिल्म से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो इसमें से देखिए गैस जो है यह एक एलिमेंट नहीं है, एक तत्व नहीं है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, देखिए फ्रेंड्स यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक हो जाएगा आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। और देखिए शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक है वाजसेनयी मध्यान्हिन संहिता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। ध्यान रखेंगे 1826 के जूरी अधिनियम, इसका विरोध किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसमें क्या था कि इसमें जो प्रत्येक हिंदू या मुस्लिम थे उनका एक ईसाई न्यायाधीश होता था, यानी कि जो ईसाई न्यायविद थे उन्हीं के द्वारा प्रत्येक हिंदू और मुस्लिम का परीक्षण किया जाना इसका अधीन रखा गया था, तो इसका ये लोग विरोध करे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था, तो आपको पता है कि यह स्वराज पार्टी था। उसके बाद देखिए सौमेंद्र नाथ टैगोर, यहाँ देखिए सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था, तो इन्होंने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, ठीक है। और आखिरी बार इन्होंने 1919 का जो फ्रेंड्स अमृतसर अधिवेशन था इसी में उन्होंने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, तो फ्रेंड्स किसमें कहा है, तो इन्होंने कहा है हिंद स्वराज में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ताम्रलिप्ति घंटसाला, ये पूर्वी तट के बंदरगाह थे, ठीक है, घंटसाला यहाँ मैं लिख देता हूँ। और देखिए बाकी ये सभी जो है यहाँ पर बाकी ऑप्शन ए सी और डी में ये पश्चिमी तट के बंदरगाह थे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो ये पुर्तगाली करते थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद के निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो इसमें से आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को, ठीक है, और यह प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, तो फ्रेंड्स ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद देखिएगा कि जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो ये अकबर के थे, ठीक है, अकबर हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था, तो फ्रेंड्स यह कहा था W हंटर ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, तो तुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था और बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खानेखाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। उसके बाद देखिए मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो आपको पता है गिरिब्रज या फिर राजगिरी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 1885 बंबई में हुआ था। WC बनर्जी अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो 1904 में किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही इजी सेट है फ्रेंड्स। देखिए जितने भी जीके जीएस के जो क्वेश्चन हैं करीब 80 के आसपास क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं केबीसी नैनो में, और इसमें से करीब आपको कोशिश करना है कि लगभग 70 प्लस आप क्वेश्चन सही करें। देखिए जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये हुसैन शाह था। और जौनपुर पर सरकी वंश का शासन था। ठीक है, सरकी वंश का, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये हुसैन शाह हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किसमें प्रति जो है गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स यह डेनमार्क में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिलान करना है। देखिए एक तरफ चोटी दिया गया है, सबसे ऊंची चोटी, और एक तरफ राज्य दिया गया है। तो केरल का क्या हो जाएगा? केरल का आपका हो जाएगा, बताइए। केरल का हो जाएगा आपका नाईमुद्दी। उसके बाद देखिएगा नागालैंड का क्या हो जाएगा? नागालैंड का आपका हो जाएगा सारामती। उत्तराखंड का नंदा देवी और तमिलनाडु का डोडा बेटा। चलिए तो राइट आंसर 3 4 2 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत जो था, बिग बैंग थ्योरी, निम्नलिखित में से निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रतिपादित किया गया था जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा। तो ये ब्रह्मांड हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से एक तरफ झील दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 5 फ्लावर झील जो है यह मंगोलिया में नहीं है। 5 फ्लावर झील जो है यह चाइना में है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वायु दाब सबसे कम होता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? तो ये आपका कुंचिकल झरना हो जाएगा। कुंचिकल झरना जो है यह वराही नदी पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो ये कांडला जो है गुजरात में है, पश्चिमी तट पर। बाकी ये सभी पूर्वी तट पर है। तूतीकोरिन चेन्नई, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई थी? तो ये जैन धर्म में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश अब इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस तरह से। तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम, देखिए गुड़गांव यहाँ पर दिया गया है, नया नाम गुरुग्राम हो गया है। उसके बाद देखिएगा कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये 90 ईस्ट रिज जो है यह जलमग्न ज्वालामुखी है और यह हिंद महासागर में है। उसके बाद देखिएगा विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो 2 और 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत अवस्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दिया गया है। ध्यान से पढ़िएगा, इसीलिए मैं बोला हूँ कि ध्यान से पढ़िए, अन्यथा आप कहेंगे कि ए सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़िएगा कि असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? देखिए फ्रेंड्स असम जो है यह 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। वहीं अगर बात करें कितने देशों से घिरा हुआ है, तो यह भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर एक मिट्टी है और यह काले मिट्टी का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 56 नंबर। देखिए हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो ये गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है
तो यह 80 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट यानी कि तप्त स्थल है, तो यह पश्चिमी घाट हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, तो यह 13 देशों से होकर के गुजरती है। और देखिए 13 देशों का नाम याद करना थोड़ा सा कठिन है। अब देखिए यहाँ पर आप याद रखेंगे, यह मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है, देखिए ब्राज़ील से होकर के गुजरती है, उसके बाद यह कोलंबिया से गुजरती है, इक्वाडोर से होकर के गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, फिर मालदीव से भी होकर के गुजरती है। तो ये आप एशियाई देश हैं, ध्यान रखेंगे। और केनिया से तो होकर के गुजरती ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए मिलान करना, एक तरफ संविधान का आर्टिकल दिया गया और दूसरी तरफ उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन एक हो जाएगा, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, 44 में समान नागरिक संहिता और 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। तो बिल्कुल क्रम से दिया गया है। तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो आपको पता है कि पंचायती राज से है। तो देखिए यहाँ पर पंचायती राज दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है, तो हमारा संविधान जो है यह सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं, तो ये किए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी और मूल अधिकार मूल कर्तव्य में भी। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद देखिए संघीय लोकसेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो संघीय लोकसेवा आयोग जो था फ्रेंड्स, लोकसेवा आयोग, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। लोकसेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। संघीय लोकसेवा आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इनका कार्यकाल जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष, इनका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष के, जो भी पहले पूरी हो जाती है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ये 1952 में हुआ था। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है, तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में किया गया है। उसके बाद देखिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो यह 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हुडको का अर्थ क्या है। यहाँ मैं लिख देता हूँ HUDCO। हुडको का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो देखिए यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वीं योजना के अंतर्गत GDP निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो ये आपका 5.6% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं, तो ये कृषि में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित किया गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची के समवर्ती सूची में डाल दिया, इनमें से कौन नीचे गलत उल्लिखित है, तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन एवं स्थानीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनके प्रशासन के लिए नगरपालिका संगठनों को तैयार किया गया, तो ये किया गया है किसके, तो नगर और छोटे शहरों के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये प्रत्येक वर्ष जो है यह मनाया जाता है 24 अप्रैल के दिन। उसके बाद देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है, उच्चतम न्यायालय हो जाएगा 65 वर्ष, ठीक है। वहीं उच्च न्यायालय पूछेगा तो ये 62 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिए विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है, तो फ्रेंड्स ये करता है चुनाव आयोग। कौन करता है, चुनाव आयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो ये संसद के होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, PDF में टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, वहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अपने स्कोर अभी कमेंट कर दीजिएगा कि इन 79 प्रश्नों में से कितने का उत्तर आपने स्वयं दिया है।